अच्छा बेटा जी, कल वाली क्लास में हम लोग देख रहे थे रैशनिंग फंक्शन। और रैशनिंग फंक्शन में हम लोगों ने दो केसेस डिस्कस किए थे। एक था हमारा डिमांड इंक्रीज वाला, सही है। और एक था हमारा सप्लाई इंक्रीज वाला, ये वाला, सही है। रिमेनिंग दो केसेस मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। और फिर सर सैंपल आंसर्स कब करवाएंगे? फुल क्वेश्चन बेटा, सैंपल आंसर्स मैं ड्राइव पे अपलोड करूंगा, जो आपका पोर्टल है ना उस पे अपलोड करूंगा, अभी नहीं कर रहा। अभी आप लोग खुद मेहनत करो, खुद आंसर लिखना सीखो, उसके बाद फिर आप लोगों को सैंपल आंसर सबको मिल जाएंगे, फिक्र ना करें उस चीज़ की। अच्छा, हम लोग अब जरा कर रहे हैं रिमेनिंग टू केसेस, जहाँ पे आपकी डिमांड डिक्रीज होगी और आपकी सप्लाई डिक्रीज होगी। और फिर बेटा हम लोग पेपर टू देखेंगे थोड़ा सा, और फिर एमसीक्यूज देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे केस कर रहा हूँ कि जी हमारी डिमांड गिर गई है और रैशनिंग फंक्शन आपने शो करना है। जरा देखिएगा इसे, क्या केस चलेगा। इधर आ गई प्राइस, यहाँ पर आ गई क्वांटिटी, ठीक है। ये बेटा आपके पास डिमांड आ गई, ये आपके पास सप्लाई आ गई। सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम ई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू, और इक्विलिब्रियम प्राइसेस, सही है। ये आपका एक्समैन आ गया, बेसिक जो थ्रू आउट चलता है। अच्छा जी, फिर क्या स्टेप था आपका? फिर स्टेप था आपने शिफ्ट दिखाना है। आपने शिफ्ट दिखाया, यानी कि आपका शिफ्ट ऐसा पीछे की तरफ आ गया डिमांड डिक्रीज का। लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया उसने फ्रॉम डी टू D1। अच्छा, अब यहां पर आपकी डिमांड और सप्लाई बराबर हैं। डिमांड और सप्लाई बराबर हैं, यानी कि लेट से 100 यूनिट आप डिमांड कर रहे हैं, 100 यूनिट आपके सप्लाई हो रहे हैं। बट जब आपकी इनकम लेवल गिरी तो आप सेम प्राइस पे पहले के मुकाबले में कम सामान परचेस कर रहे होगे। आप पहले के मुकाबले में कम सामान एट द सेम प्राइस परचेस कर रहे होंगे, यानी कि आपकी क्यूडी पीछे आ गई। सप्लाई आपकी यहीं पे रह गई और डिमांड आपकी पीछे आ गई, यानी कि लेट से कितने यूनिट ले रहे हो अब आप? 50 यूनिट ले रहे हो। तो बेटा क्यू से लेके क्यूडी तक आपके पास क्या क्रिएट हो जाएगी? आपके पास क्रिएट हो जाएगी शॉर्टेज। क्या क्रिएट हो गई आपके पास? शॉर्टेज क्रिएट हो गई, सही है। तो अब क्या होगा? सॉरी, सरप्लस क्या क्रिएट हो गया आपके पास? सरप्लस। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, आपके पास क्या क्रिएट हो गया? सरप्लस। अब जब ये सरप्लस हुआ तो मुझे ये बात पता चल गई कि आपकी सप्लाई ज्यादा है और आपकी डिमांड कम है। तो बेटा इस सरप्लस से मेरे प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा? सिग्नल कि प्राइसेस क्या करो, कम कर दो। जब आप प्राइस कम करेंगे तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी और क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगी। तो अब ये देखें जरा, क्वांटिटी डिमांड आपकी बेटा बढ़ रही है और क्वांटिटी सप्लाई आपकी कम हो रही है। दोनों यहां पर आके मिलेंगे E1 पे। ये आपकी नई इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई और ये आपकी नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई, P1 Q1। अब बेटा सरप्लस कितना था? ये पूरे का पूरा सरप्लस है, जिसमें से ये आपका पुराना इक्विलिब्रियम है, ये आपका नया इक्विलिब्रियम है। तो इस पूरे सरप्लस में बेटा ये वाला गैप आपका कवर हो चुका है। इस पूरे सरप्लस में ये वाला गैप कवर हो चुका है। बट व्हाट अबाउट दिस गैप? जल्दी से बताओ ये गैप किस चीज का है? जल्दी से बताएं ये गैप किस चीज का है? क्यूडी से लेके Q1 का, फौरन। क्यूडी से लेके Q1 तक बेटा गैप किस चीज का है ये? रैशन आउट, वेरी गुड। रैशन आउट। कौन रैशन आउट हो रहा है? कंज्यूमर रैशन आउट हो रहा है फॉर कस्टमर। बेटा प्राइस क्या हो रही है? बढ़ रही है, कम हो रही है? प्राइस कम हो रही है, तो चमाट किसको पड़ेगी? चमाट किसको पड़ेगी? प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर को। तो बेटा हमेशा प्राइजेस के गैप से देखा जाता है, जिसके लिए प्राइस नुकसान दे रही है वो रैशन आउट होगा। तो बेटा जी आपके पास क्यूडी से लेके Q1 तक कौन रैशन आउट हो रहा है? प्रोड्यूसर। क्योंकि प्राइस कम हो रही है और आपके प्रोड्यूसर को चमाट पड़ेगी, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि लेट से आपके पास सप्लाई फॉल हो गई है, तो पहला स्टेप तो आपका सेम ही रहेगा कि ये आपके पास एक्समैन आ गया, सही है। ये आपका एक्समैन आ गया, ये आपका। सर वाई नॉट फ्रॉम Q to Q1? वेरी गुड क्वेश्चन। अभी हाँ बेटा, मेरी बात सुने।
ये तो पुराना इक्विलिब्रियम था क्यू वाला। ये E1 वाला यानी कि Q1 वाला ये नया इक्विलिब्रियम है बेटा। ये गैप तो अचीव हो गया ना, ये गैप तो आपका अचीव हो गया ना। जो इक्विलिब्रियम के हट के जो गैप बचता है, इक्विलिब्रियम से हट के जो गैप बचता है, वो आपके पास रैशन आउट का गैप आता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम से हट के जो गैप बचता है। अब यहां पे देखें सप्लाई डिक्रीज हो रही है भाई। सप्लाई डिक्रीज होगी तो वो किस तरफ आएगी, लेफ्टवर्ड आ गई, फ्रॉम S to S1। बेटा ये Q100 चल रहा है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई जो है, डिमांड एंड सप्लाई जो है वो दोनों बराबर हैं, सही है। अच्छा अब जब प्रोड्यूसर के लिए नुकसान हो गया, सप्लाई कम हो रही है, लेट से टैक्सेस वगैरह बढ़ गए, तो प्रोड्यूसर ने कहा कि यार एट द सेम प्राइस लेवल फिलहाल मैं कम सप्लाई करूंगा, यानी कि आपकी QS जो है वो पीछे आ गई है, और आपकी QD जो है वो यहीं पर है, 100 यूनिट्स की डिमांड आपकी चल रही है। प्रोड्यूसर ने कहा कि मैं खाली 50 यूनिट बेचूंगा, कंज्यूमर ने कहा कि नहीं जी मुझे तो 100 यूनिट चाहिए। तो बेटा मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, क्या क्रिएट हो जाएगा आपके पास, आपके पास क्रिएट हो जाएगी शॉर्टेज, क्योंकि आपकी डिमांड ज़्यादा है और आपकी सप्लाई कम है, मार्केट में क्रिएट हो गई है शॉर्टेज। अब इस शॉर्टेज से मेरे प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा, सिग्नल। शॉर्टेज से प्रोड्यूसर को क्या मिल गया बेटा, सिग्नल, कि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, प्राइसेस क्या करो, बढ़ा दो। प्राइस बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी डिमांड बेटे कम होगी और क्वांटिटी सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी। तो अब ये देखो ज़रा, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई आपकी बढ़ना शुरू हो गई और क्वांटिटी डिमांड आपकी कम होना शुरू हो गई। हम आ गए E1 पे, हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई है बेटा Q1, और हमारी इक्विलिब्रियम प्राइसेस क्या आ चुकी हैं बेटा, हमारी इक्विलिब्रियम प्राइसेस आ गई हैं P1, ठीक है। अब वापस से वही बात है बेटा, ये पूरे का पूरा गैप शॉर्टेज का था, ये पुराना इक्विलिब्रियम आ गया, ये नया इक्विलिब्रियम आ गया, यानी कि ये वाला गैप आपका फुलफिल हो चुका है, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस गैप, व्हाट अबाउट दिस गैप, कौन रैशन आउट हो रहा है इस बार, प्राइस बढ़ेगी तो कौन रैशन आउट होगा, कौन रैशन आउट, कंज्यूमर रैशन आउट होगा, वेरी गुड बेटा। कौन रैशन आउट होगा आपका, कंज्यूमर रैशन आउट होगा, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रही हैं। और ये वो कंज्यूमर है, ये वो कंज्यूमर है जो बोलेगा कि भाई मैं इस इंक्रीज प्राइस लेवल पे खरीदने को तैयार नहीं हूं। तो कौन रैशन आउट हो रहा है आपका, ठीक है, कंज्यूमर बाहर हो जाए। क्लियर है कहानी बेटा, समझ गए हैं। अच्छा जी, अब हम लोग बेटा अटेम्प्ट करने जा रहे हैं पेपर 1, MCQs के जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। MCQs समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को एक फाइल सेंड कर रहा हूँ, वो अपने पास ज़रा खोल के रखें। ये वैसे आपके पास वहाँ पर ऑलरेडी है नोट्स में ना। अभी हाँ, फाइल आ गई होगी आप लोगों को। जी, फाइल आप लोगों को आई होप मिल गई है सबको भाई, तो अपने पास बेटा खोल के रखो। हम लोग अब बेटा इनके MCQs अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि MCQ इज योर ग्रेड मेकर, ये चीज़ को जहन में रख लें। MCQ करेंगे तो ही आपका ग्रेड आएगा, वरना आपका ग्रेड नहीं आएगा, सही है। तो अब ये ज़रा देखें
ये टॉपिकल बुक है, P1 टॉपिकल, जो आपके पास नोट्स ऑलरेडी हैं पोर्टल पे, ये उसमें से हैं P1 टॉपिकल्स। देखिएगा जरा क्या कह रहा है। कहता है कि यार एन 18th सेंचुरी स्विस क्लॉक मेकर मेड अ टोटल ऑफ 12 आइडेंटिकल कैरेज क्लॉक्स। कहता है कि यार एक स्विस क्लॉक मेकर बंदा था 18वीं सदी में, उसने 12 घड़ियां बनाई और 12 घड़ियां एक जैसी। देर आर करंटली जस्ट 3 कलेक्टर्स ऑफ दीज क्लॉक्स एक्स वाई एंड जेड। कहता है कि भाई करंटली अपने पास दुनिया में 3 कलेक्टर हैं, एक्स वाई और जेड करके। द डायग्राम जो है वो उनकी रिस्पेक्टिव डायग्राम यहाँ पे बता रहा है। कहता है एक्स वाई एंड जेड इनिशियली पोजेस 4 क्लॉक्स ईच, दे कम टूगेदर टू ट्रेड बिटवीन देमसेल्व्स। कहता है कि इन तीनों के पास चार चार घड़ियां हैं, इन तीनों के पास चार चार घड़ियां चल रही हैं। अगर इन तीनों के पास चार चार घड़ियां चल रही हैं, इसका मतलब है कि फिलहाल आपकी क्वांटिटी ये चल रही है, ठीक है। फिलहाल आपकी क्वांटिटी जो है वो बेटा क्या चल रही है, ये चल रही है 4। तो चार चार घड़ियां तीनों के पास हैं। फिर कहता है एट द मार्केट क्लियरिंग प्राइस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमने यहां पर ये ढूंढना है कि इन चारों ने फिर क्या किया, सॉरी तीनों ने क्या किया, आपस में घड़ियां ट्रेड की। या तो वाई ने बेची होगी, या जेड ने बेची होगी, एक्स ने बेची होगी। तो हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि कौन घड़ी बेच रहा है, कौन घड़ी खरीद रहा है। अब बेटा बात सुनो, उसने आपको बताया कि शुरू में चारों के पास चार चार घड़ी है, यानी कि चार चार घड़ी है। चार चार घड़ी के हिसाब से बेटा प्राइस क्या चलनी चाहिए, चार चार घड़ी के हिसाब से प्राइस क्या चलनी चाहिए, ये ऐसा ही है। चार चार घड़ी के हिसाब से प्राइस क्या चलनी चाहिए, 2 रुपया। सही है, 2 रुपया। अब बेटा बात सुनो, वाई के पास तो अभी भी चार घड़ी है, 2 रुपए की प्राइस पे वाई के पास तो अभी भी चार घड़ी है। लेकिन बेटा देखो, वो एक्स से यहां पे टकरा रहा है, एक्स से यहां पे टकरा रहा है। एक्स के पास खाली कितनी घड़ी है, एक्स के पास खाली कितनी घड़ी है, 2। एक्स के पास कितनी घड़ी है, 2। और 2 रुपए की प्राइस पे जेड के पास कितनी घड़ी है बेटा, 6। एक्स के पास 2 घड़ियां हैं, जेड के पास 6 घड़ियां हैं। शुरू में सबके पास चार थी, शुरू में सबके पास चार थी। अब एक्स के पास 2 घड़ी है और जेड के पास 6 घड़ी है। तो मुझे यह बताओ कौन घड़ी बेच रहा है, कौन घड़ी बेच रहा है। बेटा जिसके पास घड़ी कम होगी वही बेच रहा होगा ना। एक्स घड़ी बेच रहा है और जेड घड़ी खरीद रहा है। तो बेटा सेलर कौन होगा यहां पे, सेलर कौन होगा, एक्स। और बायर कौन होगा, जेड। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, डी आंसर इसका बन जाएगा। समझ गए हैं बात को, क्लियर है पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा बेटा ये जरा से टेढ़े क्वेश्चन होते हैं, जरा गौर से समझिएगा इस चीज को। कहता है इन द डायग्राम S1 एंड D1 आर द इनिशियल सप्लाई डिमांड कर फॉर टी। कहता है जी ये चाय का आपके पास इक्विलिब्रियम गिवन है, ठीक है ना, चाय का इक्विलिब्रियम गिवन है। विच पॉइंट कुड रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम पोजिशन इन द टी मार्केट फॉलोइंग अ फेलियर इन द कॉफी हार्वेस्ट ऑफ अ मेजर कॉफी प्रोड्यूसर। बेटा डायग्राम उसने आपको दी हुई है चाय की, और बात किसकी कर रहा है, कॉफी की। कहता है कि भाई कॉफी जो हमारी हार्वेस्ट होती है, तो कॉफी की फसल खराब हो गई, वो अच्छी फसल नहीं आ रही। तो कॉफी हार्वेस्ट खराब होने से चाय के इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटा पहले तो इस चीज को समझें कि चाय और कॉफी क्या होते हैं, दोनों सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये दोनों क्या हैं, सब्स्टिट्यूट्स। चाय और कॉफी क्या है, सब्स्टिट्यूट्स हैं। अच्छा अब जरा यहां पे देखो, मैं कॉफी का कर्व बना रहा हूं। यहाँ पे प्राइस आ गई है, यहाँ पर क्वांटिटी आ गई, ठीक है। ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइसेस चल रही हैं, और ये आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई, ठीक है। प्राइस लेवल पी, क्वांटिटी क्यू। ये कॉफी का कर्व बन रहा है, सही है। कहता है कि यार कॉफी की हार्वेस्ट खराब हो गई। तो जब कॉफी की हार्वेस्ट खराब होगी तो कॉफी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कॉफी की सप्लाई कम होगी बेटा, तो कॉफी की प्राइसेस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। और जब कॉफी की प्राइस बढ़ती है, सब्स्टिट्यूट क्या बोलता है कि कोक महंगी होगी तो पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। तो अगर बेटा कॉफी महंगी होगी तो चाय की डिमांड क्या हो जाएगी,
चाय की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब बेटा मेरी बात सुनो, हम लोग ऑपरेट किधर कर रहे हैं, S1 पे और D1 पे, यानी कि हम बेटा यहां पर ऑपरेट कर रहे हैं, हम लोग यहां पर ऑपरेट कर रहे हैं। अब इधर मैं चाय का बना रहा हूं, D1 आ गई, S1 आ गई, ये टी है, ठीक है। हम लोग इधर ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो बेटा अगर कॉफी की प्राइस बढ़ेगी तो पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। कॉफी की डिमांड, चाय कॉफी की प्राइस बढ़ने से चाय की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। मैं आ गया बेटा डी से D2, मैं आ गया किधर, D1 से D2। तो बेटा मैं इस पॉइंट पे आ जाऊंगा, और ये पॉइंट डायग्राम के हिसाब से कौन सा पॉइंट है, पॉइंट सी। कौन सा पॉइंट है बेटा, पॉइंट सी। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, सी बन जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, जल्दी से बता दो। सर वाई नॉट पॉइंट बी। बेटा पॉइंट बी में देखो क्या हो रहा है, पॉइंट बी में आपकी सप्लाई डिक्रीज हो रही है ना, चाय की सप्लाई थोड़ी डिक्रीज हो रही है, सप्लाई तो कॉफी की डिक्रीज हो रही है। उसने देखो क्या लिखा हुआ है, फेलियर इन द हार्वेस्ट ऑफ अ मेजर कॉफी प्रोड्यूसर नॉट टी प्रोड्यूसर, खदीजा। समझ गई। नमाज ब्रेक, बेटा क्लास से पहले नमाज पढ़ के रखा करें यार। अब आप जाए नमाज पढ़ लें, क्योंकि मैं तो क्लास नहीं अब रोक सकता, क्लास से पहले नमाज पढ़ा करें। सही है, डन हो गया, आगे बढ़े, चलो। अच्छा अब देखें क्या कह रहा है, गुड एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्स, what will be the effect on equilibrium price and quantity of good x of an increase in the supply of good y। कहता है कि x और y कॉम्प्लीमेंट्स हैं। कहता है कि यार अगर गुड y की सप्लाई बढ़ेगी तो गुड x के इक्विलिब्रियम पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, गुड x के इक्विलिब्रियम पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो जरा देखिएगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ज्वाइंटली यूज गुड्स हैं, तो जरा देखो। पहले हम लोग गुड y बना लेते हैं। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ गुड y, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई, अगर गुड बाय की सप्लाई बढ़ेगी तो बेटा गुड बाय की प्राइसेस पे क्या अफेक्ट आ गया, गुड बाय की प्राइसेस कम हो गई, गुड बाय की प्राइसेस कम हो गई। और बेटा कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। तो अगर गुड बाय की प्राइस कम होगी तो गुड एक्स की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। गुड एक्स, गुड एक्स की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बेटा अगर गुड एक्स की डिमांड बढ़ेगी, अगर गुड एक्स की डिमांड बढ़ेगी तो बेटा यहां पर जरा डायग्राम को देखो। अब मैं यहां पर बना रहा हूं गुड एक्स का, ये गुड एक्स की डिमांड है, ये गुड एक्स की सप्लाई है बेसिक, ठीक है। ये प्राइस आ गई, ये क्वांटिटी आ गई, सही है। बेटा अगर गुड वाई की प्राइस कम होगी तो गुड एक्स की डिमांड बढ़ेगी, और जब गुड एक्स की डिमांड बढ़ेगी तो वो राइटवर्ड जाएगा फ्रॉम D to D1, ठीक है। ये देखो, गुड एक्स की प्राइस भी बढ़ गई और गुड एक्स की इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी क्या हो रही है, वो भी बढ़ रही है। तो आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ रही है और आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ रही है। आंसर क्या बन जाएगा बेटा, डी आंसर बन जाएगा। एक्सडी की तरह एक साथ नहीं बना सकते ग्राफ, क्या मतलब एक साथ नहीं बना सकते, एक साथ ही तो बना रहे। समझ गए बेटा, बात क्लियर है, जल्दी बोलो। 5 पे आओ। 5 वाला क्या कहता है, 5 वाला कहता है बेटा, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, which of the following would result in an increased demand by private motorist for gasoline। कहता है कि यार मुझे ये बताओ कि पेट्रोल की डिमांड क्यों बढ़ेगी फॉर अ प्राइवेट कंज्यूमर, जो कि प्राइवेट गाड़ी अपनी यूज करता है, उसके लिए पेट्रोल की डिमांड क्यों बढ़ेगी। उसके लिए पेट्रोल की डिमांड सिर्फ तब बढ़ेगी जब वो प्राइवेट गाड़ी ज्यादा खरीदेगा, ऐसा ही है। जब गाड़ी ज्यादा खरीदेगा पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। तो पहला ऑप्शन कहता है एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सेकेंड हैंड कार। देखो बेटा कार और पेट्रोल ये दोनों क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्स, ये दोनों क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्स है ना। अगर गाड़ी की प्राइस बढ़ती है, अगर गाड़ी की प्राइस बढ़ती है तो बेटा गाड़ी की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, कम हो जाएगी।
जब गाड़ी की डिमांड कम होगी तो पेट्रोल खरीद के मैं क्या करूंगा, नशा तो करूंगा नहीं। तो बेटे पेट्रोल की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम होगी। यहां पर हमने पेट्रोल की डिमांड क्या करनी है, बढ़ानी है। तो क्या ये करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। एन इंक्रीज इन रोड टूल चार्जेस, जब टूल चार्जेस बढ़ेंगे यानी कि गाड़ी चलाना अब आपके लिए एक्सपेंसिव हो गया है, तो जाहिर सी बात है आप गाड़ी इतना नहीं चलाएंगे, तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी आपके पास। अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ स्टील, सुनना जरा बेटा, स्टील जो होता है ये गाड़ी का रॉ मटेरियल होता है। क्या होता है, गाड़ी का रॉ मटेरियल, ठीक है ना। अगर स्टील की प्राइस कम हो रही है, इसका मतलब क्या है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो प्राइस ऑफ कार भी क्या होगी, जब कम प्राइस ऑफ कार कम होगी तो बेटा गाड़ी ज्यादा बिकेगी, तो उससे आपके पेट्रोल की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी, और हमने पेट्रोल की डिमांड बढ़ानी ही है। तो ये करेक्ट आंसर हो सकता है, डी पढ़ लेते हैं जरा। रिडक्शन इन द बस फेयर, बेटा आप खुद सोचो कि बस और प्राइवेट कार ये दोनों सब्स्टिट्यूट्स हैं, दोनों सब्स्टिट्यूट्स हैं। अगर आपका बस सस्ता होगा तो क्या आप प्राइवेट कार में घूमेंगे, नहीं, हो सकता है आप बस पर ट्रांसफर हो जाए। तो बेटा अगर बस जो है, बस की प्राइस कम हो रही है, बस की कॉस्ट कम हो रही है, तो हो सकता है लोग प्राइवेट कार छोड़ के बस में ट्रैवल करना शुरू कर दें। तो बेटा पेट्रोल की डिमांड उससे क्या होगी, कम। हमें पेट्रोल की डिमांड बढ़ानी है। तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा, आंसर बन जाएगा इसका सी। ठीक है, आंसर क्या बनेगा इसका, सी बन जाएगा। वेरी गुड। 5 पे आइएगा। द डायग्राम रिप्रेजेंट्स मार्केट फॉर डायमंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव कॉज्ड एन इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम P1 टू P2। बेटा आप खुद देखें यहाँ पे कि आपकी सप्लाई जो है वो फॉल हो रही है, आपकी सप्लाई जो है वो फॉल हो रही है। तो हमें वो पॉइंट ढूंढना है जिससे आपकी सप्लाई फॉल हो रही हो। पहला ऑप्शन कहता है अ फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट जेम्स, कहता है कि सब्स्टिट्यूट जेम्स जो हैं उनकी प्राइस कम हो गई है। तो बेटा अगर उनकी प्राइस कम होगी तो इस डायमंड की तो डिमांड कम होनी चाहिए ना, डायमंड की तो डिमांड कम होनी चाहिए। हमारे पास क्या हो रही है बेटा, सप्लाई कम हो रही है। तो अगर सब्स्टिट्यूट्स की प्राइस कम होगी तो डिमांड कम होगी, सप्लाई कम नहीं होगी। अ फॉल इन द टैक्स ऑन डायमंड, बेटा अगर टैक्स ऑन डायमंड कम होगा तो उससे आपकी सप्लाई बढ़नी चाहिए, यहां पर आपकी सप्लाई कम हो रही है। अ राइज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ डायमंड माइनर्स, बेटा इससे भी आपकी सप्लाई बढ़नी चाहिए, यहां पर आपकी सप्लाई कम हो रही है। अ राइज इन द वेज ऑफ डायमंड माइनर्स, यानी कि बेटे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ रही है जिससे आपकी सप्लाई लेवल फॉल होगी। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा इसका, डी बन जाएगा। इसका करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। वेरी गुड। 6 को देखें जरा। अच्छा अब ये देखो, ये ड्यूअल शिफ्ट वाला केस है जो मैंने आप लोगों को करवाया था, मैंने कहा था ये एमसीक्यूज में बहुत कॉमन है टेस्ट होना। देखें क्या कह रहा है, द डायग्राम शोज अ चेंज इन डिमांड फ्रॉम D1 टू D2 एंड चेंज इन सप्लाई फ्रॉम S1 टू S2, और चार अलग अलग उसने आपको कर्व बना के दे दिए। कहता है कि विच डायग्राम इलस्ट्रेट्स द गुड फॉर विच न्यू यूजेस हैव बीन फाउंड एंड विच रिसीव्स एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट सब्सिडी। देखो बेटा कभी जब एक मुश्किल क्वेश्चन आता है ना, या इतना कोई डिटेल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है, तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड। व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि आप लोग गलत आंसर्स को पहले एलिमिनेट करो, उनको साइड में करो, फिर करेक्ट आंसर तक पहुंचेंगे। अच्छा अब देखो यहां पर दो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, न्यू यूजेस हैव बीन फाउंड और गवर्नमेंट सब्सिडी। बच्चा इस स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसका क्या मतलब है कि नए यूजेस मिल गए। आते हैं इस पे, इसको फिलहाल छोड़ दें, इसकी बात करें। गवर्नमेंट सब्सिडी से किस पे अफेक्ट आता है, सप्लाई पे अफेक्ट आता है कि डिमांड पे अफेक्ट आता है, जल्दी से बताएं। गवर्नमेंट सब्सिडी से किस पे अफेक्ट आता है, सप्लाई पे अफेक्ट आता है कि डिमांड पे अफेक्ट आता है, सप्लाई पे अफेक्ट आता है। सप्लाई बढ़ती है कि सप्लाई कम होती है, सप्लाई बढ़ती है। तो बेटा पहले तो वो ग्राफ देख लो जिसमें आपकी सप्लाई बढ़ रही है, आपकी सप्लाई इधर बढ़ रही है और आपकी सप्लाई इधर बढ़ रही है, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ऑटोमेटिकली गलत हो गए क्योंकि इनमें सप्लाई कम हो रही है। बचे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जहां पे सप्लाई आपकी बढ़ रही। अब आ जाए इस स्टेटमेंट पे कि यार आपको नए यूजेस मिल गए हैं एक पर्टिकुलर चीज के,
तो बेटा जब एक पर्टिकुलर चीज के आपको नए नए यूजेस मिल जाएंगे तो उससे अफेक्ट आएगा आपकी डिमांड पे, क्योंकि वो मल्टीपल यूजेस के लिए अब काम हो रहा है। तो जब आपकी डिमांड पे अफेक्ट आएगा तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो आपकी डिमांड बेटे इससे बढ़ेगी और सब्सिडी से आपकी सप्लाई बढ़ेगी। तो आपने वो पॉइंट देखना है जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रही हो। आंसर आपका बन जाएगा सी। क्लियर है? आंसर क्या बन जाएगा बेटा? सी बन जाएगा। वेरी गुड। सर न्यू यूज वाला समझ नहीं आया बेटा, मेरी बात सुनो। कुकिंग का जिनको शौक है या जो लोग कुकिंग जानते हैं उन्हें ये बात पता होगी, एक चीज होती है इसको हम लोग बोलते हैं लेमन जेस्ट या ऑरेंज जेस्ट। वो क्या होता है? अक्सर औकात स्वीट डिश में डेजर्ट में क्या होता है कि जो नींबू होता है ना, नींबू, नींबू का छिलका क्रश करके डालते हैं। नींबू का छिलका या ऑरेंज का छिलका क्रश करके डालते हैं, उसका टेस्ट आता है, उसका एक अरोमा होता है, एक उसकी महक होती है जो खाने में आ रही होती है। अब एक बात बताओ, आज से 15-20 साल पहले लोगों को पता था कि छिलका किसी काम आएगा? पता था लोगों को छिलका किसी काम आएगा? लेकिन छिलका काम आ रहा है ना आज के टाइम पे, कि आपने छिलके को हल्का सा रगड़ा, उसको कुतरा थोड़ा सा, और उसका जो एक पाउडर टाइप जो निकला है, उससे एक अरोमा आता है, उससे एक खुशबू आती है। तो बेटा अब नींबू का एक और यूज निकल आया। पहले कभी किसी ने सोचा था कि नींबू को हम लोग मीठे में डालेंगे, डेजर्ट में डालेंगे? नहीं ना। लेकिन उसका यूज निकल आया। तो जो लोग डेजर्ट बनाते हैं वो भी तो फिर नींबू का डिमांड करेंगे, नींबू का इस्तेमाल करेंगे, नींबू की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझे बात को? तो इस तरीके से मल्टीपल यूजेस निकल आए हैं। मल्टीपल यूजेस निकल आए हैं। अब मोबाइल फोन है, पहले मोबाइल फोन सिर्फ कॉल के लिए होता था। अब मोबाइल फोन पे आप बिजनेस भी कर सकते हो, आप नेट भी चला सकते हो, 100 चीजें कर सकते हो, तो डिमांड बढ़ेगी ना उस चीज की आपके लिए। समझे बात को? तो ये हमारे पास बेटा कहानी चल रही होती है इसकी। 7 पे आ जाए। अच्छा जी, कहता है कि यार इन द लास्ट 10 years ईमेल हैज इंक्रीजिंगली बीन यूज्ड इन प्रेफरेंस टू पोस्टल सर्विस। बहुत ही घटिया सवाल है, बताओ यार क्या आंसर होगा इसका। कह रहा है कि भाई हम लोग ईमेल यूज कर रहे हैं, पोस्टल सर्विस यूज करना हमने कम कर दिया है। तो बताएं जी क्या अफेक्ट होगा, क्या आंसर होना चाहिए? क्या आंसर होगा भाई? सही है, बहुत सिंपल है, 7 का आंसर सीधा सीधा ए बनेगा बेटा। क्योंकि लोग ईमेल पे जा रहे हैं, पोस्टल सर्विस लोगों ने कम कर दिया, तो डिमांड फॉर ईमेल बढ़ेगी और डिमांड फॉर पोस्टल सर्विस कम हो जाएगी। सही है। 8। 8 बताओ जल्दी से क्या आंसर होना चाहिए? कहते हैं द डायग्राम बिलो D1 S1, आप एक्स पे बैठे हुए हैं। अच्छा देखो, इस तरह का कभी कोई क्वेश्चन आता है ना जिनको समझ नहीं आता, जो परेशान हो जाते हैं कि सर ये क्या इन्होंने जाली बना दी है, तो बेटा एक काम किया करो, अपनी डायग्राम खुद बना लो। अपनी डायग्राम खुद बना ले। यहाँ पर आ गई है प्राइस, यहाँ पर आ गई आपकी क्वांटिटी, ये आ रही है आपके पास D1, ये आ रही है आपके पास S1, यहाँ पे आ गया इक्विलिब्रियम ई, सॉरी एक्स लिखा हुआ है तो एक्स लिख लो, चलो एक्स आ गया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? कहता है कि यार इंडस्ट्री हैज टू पे लार्ज वेज इंक्रीज एंड एट द सेम टाइम फेसेस इंक्रीज्ड कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्टेड सब्स्टिट्यूट्स। कहता है कि एक तो आपकी वेजेस बढ़ गई और दूसरा आपके पास सब्स्टिट्यूट्स काफी आ गए हैं। तो उससे आपकी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और उससे आपकी सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बेटा जब वेजेस बढ़ती हैं तो सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा? ठीक है, सप्लाई कम हो गई। एट द सेम टाइम जब मेरे कस्टमर के पास ऑप्शंस आ जाएंगे तो मेरी डिमांड फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मैं एक्स से उठ के किधर आ गया बेटा? मैं एक्स से उठ के आ गया हूं इधर डी पे। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? डी आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, डी आंसर इसका बेटा बन जाएगा। 9 पे आ जाओ। 9 कहता है कि इट अज्यूम्स राइस इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर आलू। कहता है जी कि चावल जो है वो आलू का सब्स्टिट्यूट है। इफ देर इज अ डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ आलू, व्हाट इज लाइकली टू हैपन टू द मार्केट फॉर राइस इन द शॉर्ट रन। कहता है कि आलू और चावल सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। अगर आलू की सप्लाई कम होती है, ये मैं आलू का बना रहा हूं, ठीक है, पोटैटो का बना रहा हूं,
कहता है जी आलू की सप्लाई अगर कम हो जाती है, डिमांड सप्लाई, ये आलू की प्राइस चल रही है, ये आलू की क्वांटिटी चल रही है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट्स हैं, पॉजिटिव रिलेशन है। आलू की सप्लाई बेटा अगर कम हो जाती है S से S1, तो आलू की प्राइस क्या हो जाएगी? आलू की प्राइस बढ़ जाएगी, आलू की प्राइस बढ़ जाएगी। और जब आलू की प्राइस बढ़ेगी तो लोग किस पे जाना शुरू करेंगे? लोग राइस पे जाना शुरू करेंगे। तो बेटा राइस की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? राइस की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? राइस की डिमांड बढ़ जाएगी। और जब राइस की डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली बेटा प्राइजेस भी आपके पास बढ़ना शुरू हो जाती हैं, देख लो। प्राइस आपके पास बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है, जब डिमांड बढ़ती है तो। 10 पे आओ, 10 क्या कह रहा है? वही है कि आपके पास जाला बना हुआ है, तो जाले को किस तरीके से टैकल करना होता है बेटा। ये देखो, ये डिमांड आ गई, ये सप्लाई आ गई, आप एक्स पे बैठे हुए हो। क्या कह रहा है भाई? द गवर्नमेंट अनाउंसेस दैट द इंग्रेडिएंट यूज इन ड्रिंक कैन बी हार्मफुल। कहता है फ्रूट ड्रिंक में जो आपके इंग्रेडिएंट है, एडवर्टाइजिंग हुई है, एडवर्टाइजिंग हुई है कि जो जूस आप पीते हो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो बेटा नुकसानदेह अगर जूस होगा, एडवर्टाइजिंग हो रही है, तो उससे किस पे अफेक्ट पड़ेगा? उससे किस पे अफेक्ट पड़ेगा? आपकी डिमांड पे। सप्लाई पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। डिमांड आपकी पीछे आ गई और आप आ गए हैं बेटा इधर से, इस पॉइंट पे, दैट इज डी। कोई मसले वाली बात? अच्छा, ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था यार, मैंने वो ढूंढ रहा हूँ मैं, वो मुझे कहीं पे मिल जाए। हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से करो, मुझे बताओ क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14, मुझे बताएं क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताएं। फोर्टीन, 14 बेटा जी, आंसर क्या है? खदीजा कह रही है सी। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। बेटा सामने देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है मार्केट डिमांड की इक्वेशन आपके पास ये गिवन है, मार्केट सप्लाई की इक्वेशन आपके पास ये गिवन है। कहता है पी का मतलब है प्राइस लेवल। मुझे जरा इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल के बता दो कि क्या इक्विलिब्रियम प्राइस आपकी आ रही है। तो जरा देखिएगा बेटा किस तरीके से आंसर निकलेगा। कहता है कि मुझे इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल के बता दें। इक्विलिब्रियम कौन सी जगह होती है? ये वो जगह होती है जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो, बराबर। बेटा डिमांड की इक्वेशन क्या है? 310 माइनस 20p इज इक्वल्स टू 10 + 10p। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है ना। बेटा पी को उठा के पी की जगह पे फेंको, नंबर को उठा के नंबर की जगह पे फेंको। तो जो एक साइड पे प्लस हो रहा है वो दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, जो एक साइड पे माइनस हो रहा है वो दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा। तब ये देखें जरा, क्या बनेगा? 310 - 10 इज इक्वल्स टू 10p + 20p। ठीक हो गया। 300 इज इक्वल्स टू 30p। 300 इज इक्वल्स टू 30p। ठीक है जी। तो 30p, हमें p निकालना है। p इज इक्वल्स टू 300/30। तो बेटा प्राइस क्या आ गई आपके पास? 10। आंसर क्या बन जाएगा? बी। समझ गए हैं? समझ गए बेटा बात को? क्लियर हो गई है सारी कहानी, सारी परेशानियां? बेटा इस टॉपिक के ना कम से कम भी 80+ MCQs हैं। कम से कम भी 80+ MCQs हैं। आप लोगों ने खुद एफर्ट करनी है। बेटा 310 - 20p, -20 कैसे? आप इक्वेशन देखिए ना, जो इक्वेशन उसने दी हुई है अभी। हाँ, इक्वेशन ये है, ये इक्वेशन डिमांड की है और ये इक्वेशन सप्लाई की है। तो हमने -20p को उठा के यहाँ फेंका, और जो सीधा सीधा 10 लिखा हुआ था उसको उठा के यहाँ फेंका। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास। प्लस माइनस किया, डिवाइड किया, पी की वैल्यू आ गई।
सर कैन यू पोस्ट द होमवर्क फॉर फ्राइडे एज आई हैव टू टेस्ट दिस वीक फॉर अकाउंटिंग एंड बिजनेस। अच्छा जी। बेटा होमवर्क तो ऑलरेडी आप लोगों को मैंने भेजे हुए ना ग्रुप पे, आप लोग देखो नोट्स खोलते हो। नोट्स में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यार, ये देखो। ये आप लोग इंडेक्स खोलेंगे ना, ये देखें। आपने इंडेक्स खोला, सही है, इंडेक्स में ही कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा माइक्रो होमवर्क। तो वो वहां पे सारे आपके टॉपिकल होमवर्क्स हैं। सही है। और जो पास पेपर क्वेश्चन है वो आपको हर चैप्टर के एंड में मिलेंगे, जो मैं क्लास में पास पेपर P2 करवाता हूँ, वो आपको चैप्टर के एंड में मिलेगा। सही है। तो आपने वो वाले सारे होमवर्क्स करने हैं। सही है, कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं। ठीक है। चले जी, जा सकते हैं बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।